हेलो स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में तुम लोग जाने थे कि पोर्तुगीज़ लोग कैसे इंडिया में आके व्यापार किए थे। तो इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कैसे डच कंपनी इंडिया में आके व्यापार करने लगे थे। द डच मर्चेंट वेर ऑल्सो अट्रैक्टेड टू ट्रेड विद द ईस्टर्न countries. The Dutch East India Company was formed in 1612. They were most interested in the Indonesia, island of Java and Sumatra and the Spice Island. 1612 में डच कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था और वो लोग ज़्यादातर इंडोनेशिया में जो मसाले के द्वीप कहा जाता है उस जगह पे व्यापार करने में ज़्यादा वो लोग इंटरेस्टेड थे। ये छोड़कर भी वो लोग जावा, सुमात्रा, जो स्पाइस आइसलैंड है इंडोनेशिया के, उस जगह पे भी व्यापार करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। दे एस्टैब्लिश ट्रेडिंग डिपोट्स ऑफ सूरत, बारोच, कम्बे एंड अहमदाबाद इन गुजरात, कोचीन इन केरला, नागापत्तनम इन मद्रास, मुसलीपत्तनम इन आंध्र प्रदेश, चिंसुरा इन बंगाल, पाटना इन बिहार एंड आगरा इन उत्तर प्रदेश। इंडिया के अंदर इतने सारे जगहों पे भी वो लोग अपने व्यापार करने में उद्योगी हुए थे और वो लोग व्यापार कर रहे थे। इन 1658 द डच कॉन्क्वेर्ड सीलन फ्रॉम पोर्तुगीज सिंस द डच वर इंटरेस्टेड इन कॉलोनाइजिंग द एस्टैब्लिशिंग सेटलमेंट इन ईस्ट इंडीज। डच कंपनी सीलन को भी अपने कब्जे में कर लिए थे, तो भी डच कंपनी को ईस्ट इंडीज़ में ही बसना और वहाँ पे व्यापार करना ज़्यादा उस लोगों को अच्छा लग रहा था। वो लोग उसी में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, उत्साहित थे। दे केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद ब्रिटिश इन ईस्ट इंडीज़ एज वेल एज इंडिया। वो लोग ईस्ट इंडीज़ में भी और इंडिया में भी ब्रिटिशों के साथ लड़ाई में वो लोग इन्वॉल्व हो गए थे, जुड़ गए थे। इन द बैटल ऑफ द बिदरा इन 1759 इन बंगाल द डच वेर अपरूटेड फ्रॉम इंडिया बाय द ब्रिटिश। 1759 के जो बिदरा, बंगाल के जो बिदरा है, उस जगह के लड़ाई में ब्रिटिश डच कंपनी इंडिया से पूरी तरह से उत्खात हो गए थे। इसके बाद शुरू होता है ब्रिटिश का धीरे धीरे इंडिया के अंदर उन लोगों का पैर को जमा लेना, लेकिन उसमें फ्रांस लोग जो फ्रांस से आए थे वो लोग भी रुकावट बने थे। During the second half of the 16th century, the English merchants were also tempted to trade with India and the East Indies. 16th century के दूसरे भाग में जो इंग्लिश व्यापारी थे वो लोग इंडिया के साथ और ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार करने में बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। In 1588, the defeat of the Spanish Armada by the English led to the opening of the sea passage to the east. 1588 में इंग्लिश लोग स्पेनिश आर्माडा को हरा दिए थे और जिसके कारण वो लोग जो सी पैसेज था ईस्ट के तरफ आने के लिए वो उन लोगों के लिए ओपन हो गया था। इन 31 दिसंबर 1600 ए कंपनी पॉपुलरली नोन एज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो एस्टैब्लिश बाई ए स्मॉल ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट। उसके बाद 1600 शताब्दी में 31 दिसंबर में एक छोटे से ग्रुप इंग्लिश व्यापारी वो लोग एक कंपनी खुले थे जिसको हम लोग इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। इट वॉज गिवन द एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। कॉजेज ऑफ द सक्सेस ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ज़्यादा सक्सेस, सफलता का कारण क्या क्या था? एक तो डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, लैक ऑफ अपोजिशन इंडिया। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद उतना बड़ा कोई साम्राज्य या कोई राजा नहीं था जो ब्रिटिश को रोक सके, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रोक सके। ऊपर से सुपीरियर आर्मी था उन लोगों के, ब्रिटिश के पास बहुत ज़्यादा लड़ाई करने के लिए जो साजो सामान होता है वो भी था और उन लोगों के पास सेना भी काफ़ी था। उनके जो आर्मी बाहिनी था, सेना बाहिनी था, वो बहुत मजबूत था और बहुत उनके जो ऑर्गेनाइजेशन था वो बहुत ज़्यादा मजबूत था। और क्या था? एक्विजिशन ऑफ रिचेस ऑफ द बंगाल, द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत। और वो लोग धीरे धीरे क्या किए थे? बंगाल को अपने कब्जे में कर लिए थे। सबसे पहले सूरत में 1601 में 1601 में वो लोग अपना सूरत में सबसे पहले अपना फैक्ट्री खोले थे। द इंग्लिश हैड टू फाइट अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम द पोर्तुगीज। द कंपनी सेंट कैप्टन हॉकिंस एंड
letter said Thomas Roe to the court of the Jahangir to secure permission to establish a trade center at Surat. ईस्ट इंडिया कंपनी पहले तो हॉकिंस को, बाद में सर थॉमस रॉ को जहांगीर के दरबार में भेजे थे ताकि इंडिया में व्यापार करने के लिए, खास करके सूरत, अहमदाबाद, बारोच, आगरा, इन जगहों पे व्यापार करने के लिए जो आदेशनामा है उसको मजबूत करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए, और वो परमिशन मिल भी गया था 1615 में. इन रिटर्न द इंग्लिश promised to protect the pilgrims and the merchant from the harassment by the Portuguese. Surat became the chief English settlement in the west. और इसके बदले सूरत में व्यापार करने के बदले वो लोग ये दावा किए थे, ये आश्वासन दिए थे कि पोर्तुगीज के जो हैरासमेंट है उससे जो धार्मिक लोग जाते हैं वहाँ पे उन लोगों को और व्यापारियों को बचाएंगे ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी. Surat became the chief English settlement in the west. This led the bitter rivalry between English and Dutch. और सूरत को लेके डच के साथ इंग्लिश लोगों का विरोध शुरू हो गया था. English had also to fight against the Dutch company. There was a conflict between the two in Indonesia between 1651 and 1667. इन दो साल में इंडोनेशिया के अधिकारों को लेकर डच कंपनी के साथ ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का लड़ाई भी हो गया था. अल्टीमेटली इंग्लिश गेव अप ऑल क्लेम्स टू इंडोनेशिया एंड डच एग्री टू लीव द ट्रेड इन इंडिया. आखिर में इंग्लिश लोग या अंग्रेज़ लोग इंडोनेशिया के ऊपर सारे दवा वो लोग छोड़ दिए थे और डच लोग भी इंडिया को छोड़ के इंडिया से व्यापार उठाने के लिए वो लोग राज़ी हो गए थे कि वो लोग और इंडिया में व्यापार नहीं करेंगे. To the English in 1798, the English expelled the Dutch from Chinsura, their last possession in India. आखिर में 1798 में अंग्रेज़ लोग डच को, जो चिंसुरा में इंडिया के अंदर उन लोगों के लास्ट जो अधिकार था उस जगह से वो डच लोगों को निष्कासित कर दिए. उसके बाद फ्रेंच के साथ उन लोगों का लड़ाई शुरू हो गया क्योंकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो 1664 में उसका गठन हुआ था और वो लोग भी बहुत जल्दी सूरत में, मुसलीपत्तनम में, चंदन नगर में, माहे, पोंडिचेरी, इन सब जगहों में अपने व्यापार संस्था बढ़ा दिए थे क्योंकि वो लोग भी इंडिया में व्यापार करने के लिए आए थे. जैसे पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिश लोग आए थे वैसे ही पोंडिचेरी उन लोगों के जो मेन जो सेंटर था वो था पोंडिचेरी. द कंपनी वॉज फाउंडेड बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट एंड द फैक्ट्रीज dependent the government support. The company soon became a strong rival of the English East India Company. बहुत जल्दी जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या बन गया था, कंपनी के दुश्मन बन गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के. द ब्रिटिश colonized India with the help of the company's well equipped, well trained and disciplined army. और ब्रिटिश लोग बहुत जल्दी अपने बहुत जो साजो सामान है, अच्छा साजो सामान, उनके डिसिप्लिन जो सेना वाहिनी है उनके द्वारा बहुत जल्दी इंडिया को अपने कब्जे में करने में सफल हो गए. सबसे पहले वो लोग क्या किए, बंगाल में अपना पैर जमाना शुरू कर दिए. फाउंडेशन इन कलकत्ता. इन बंगाल द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट ट्रेड सेटलमेंट एट हुगली अराउंड 1659. 1659 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में आए और हुगली में वो लोग अपना सबसे पहले व्यापार संस्था शुरू किए, स्थापना किए. द ट्रेड फ्लाउरिश हियर बट व्हेन इट वायलेटेड ट्रेड रूल्स मुगल एम्पायर औरंगजेब टर्न हॉस्टाइल, डिक्लेयर वॉर टू ऑन द कंपनी एंड डिफीटेड इट्स फोर्सेस. लेटर औरंगजेब permitted the company to trade duty free in return for an annual payment. जब वो लोग इंडिया हुगली में व्यापार करना शुरू कर दिए, धीरे धीरे वो लोग क्या करने लगे, जो व्यापार का जो रूल्स रेगुलेशन था, आयन कानून था, उनका उल्लंघन करने लगे. और इसी के कारण औरंगजेब बहुत ज़्यादा उन लोगों के ऊपर गुस्सा भी हो गए थे और उनके साथ एक शत्रुता का भी संबंध स्थापना हो गया था. और इसके कारण औरंगजेब उन लोगों को दमन करने के लिए लड़ाई भी किए थे और ब्रिटिश फोर्स को हरा भी दिए थे. लेकिन बाद में जाके क्या हुआ, ब्रिटिश कंपनी को एक एनुअल सालाना एक
पैसे के बदले में उन लोगों को परमिशन भी दे दिए थे कंपनी को व्यापार करने के लिए। उन लोगों को जो हार गए थे औरंगज़ेब, इसके बदले में ब्रिटिश कंपनी को उन लोग ट्रेड ड्यूटी फ्री करने में वो मजबूर हो गए थे कि ब्रिटिश कंपनी सालाना एक पैसा देंगे और उसके बदले में वो लोग इंडिया में क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। In 1690, Job Charnock established an English factory at the place called सुतानटी। 1690 में जॉब चार्नक कोलकाता सुतानटी में एक फैक्ट्री डाले थे। The factory were later fortified to protect it from local revolts and attacks. The name the Fort William। जो सुतानटी में वो फैक्ट्री डाले थे इंग्लिश जॉब चार्नक, जो इंग्लिश फैक्ट्री डाले थे, उसको स्थानीय लोगों से बचाने के लिए, स्थानीय लोगों के आक्रमण से बचाने के लिए वो क्या किए थे, उसको चारों तरफ से घेरा डाल दिए थे, एकदम दुर्ग के तरह बना लिए थे। उस सुतानटी में जो फैक्ट्री वो लोग बनाए थे उसको फोर्ट विलियम कहा जाता है। सून आफ्टर दिस द कंपनी वाज ग्रांटेड द जमींदारी। उन लोगों को कुछ ही दिन बाद वहाँ के ज़मींदारी भी मिल गया था। ज़मींदारी मतलब वहाँ के जो रेवेन्यू है, राजस्व है, उसको आदाय करने का अधिकार। ऑफ सुतानटी एंड अदर विलेजेस गोविंदपुर एंड कलिकता नियर इट। कुछ ही दिन बाद उन लोगों को सुतानटी में गोविंदपुर और कोलकाता के जो रेवेन्यू अधिकार है, उसके ज़मींदारी उन लोगों को मिल गया था और उससे वो लोग क्या कर सकते थे, राजकर भी, राजस्व भी आदाय कर सकते थे। द फोर्टिफाइड सेटलमेंट ऑफ फोर्ट विलियम अलॉन्ग विद दिस 3 विलेजेस केम लेटर टू बी कोलकाता। सुतानटी, गोविंदपुर और कोलकाता, ये 3 गांव लेकर बाद में आज के जो कलकत्ता है या कोलकाता है वो बना था, इन तीनों विलेज को मिला के। और ये जो फोर्ट विलियम दुर्ग वो लोग बनाए थे उसी के आसपास था। उसके बाद धीरे धीरे कंपनी के साथ बंगाल के जो नवाब है उनका दुश्मनी चालू होता है और उन लोगों के बीच लड़ाई भी शुरू होता है। ट्रेड इन बंगाल फेच enormous profit for the company as goods of Bengal formed much of the English import from Asia. The company had the right to duty free trade but the company's servant misused this right. कंपनी को तो बिना शुल्क देकर व्यापार करने का अधिकार मिला था, लेकिन जो कंपनी के बाकी जो नौकर थे वो लोग भी इस फरमान का या इस आदेश का मिसयूज़ कर रहे थे, उनका उल्लंघन कर रहे थे। वो लोग भी क्या कर रहे थे, दे कैरीड ऑन इनलीगल प्राइवेट ट्रेड। वो लोग अपने व्यक्तिगत व्यापार कर रहे थे जिसके बदले वो लोग कोई भी शुल्क नहीं दे रहे थे। एंड दे डिड नॉट पे ट्रेड ड्यूटीज पेबल बाय द इंडिविजुअल मर्चेंट्स। दिस कॉज्ड ए हेवी लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल हु ग्रीव हॉस्टाइल टू द कंपनी। और कंपनी को जो बिना पैसा देकर जो ट्रेड करने का अधिकार मिला था, व्यापार करने का अधिकार मिला था, वो तो वो लोग कर ही रहे थे, लेकिन साथ में उन लोगों के जो नौकर थे वो लोग भी क्या कर रहे थे, अपने व्यक्तिगत व्यापार शुरू कर दिए थे और वो भी बंगाल के जो नवाब उस समय थे उनको बिना कोई शुल्क देकर। और इससे क्या हो रहा था, बंगाल के जो नवाब, बंगाल के जो नवाब है उनको बहुत ज़्यादा मतलब क्षति का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि रेवेन्यू नहीं आ रहा था और इसके कारण कंपनी के साथ एक शत्रुतापूर्ण संपर्क स्थापना हो गया था, मतलब एक शत्रुता बन गया था। टिल द मिड 18th century द नवाब मुर्शिद कुली Khan and the Nawab Alibardi Khan of Bengal kept strict control over the European traders and restricted the fortification of European traders' settlements. Siraj-ud-Dowla succeeded Alibardi Khan as Nawab in 1756. He dropped the English out of the Calcutta for expanding fortification against his orders and misusing trading rights. मुर्शिद कुली खान और अलीबर्दी खान बहुत निपुणता के साथ यूरोपियन ट्रेडर्स को रोकने में सफल हो गए थे और उन लोगों को जो दुर्ग वो लोग बना रहे थे अपने आप को मजबूत करने के लिए, उसको भी वो लोग रुकवा दिए थे। उसके बाद अलीबर्दी खान के मृत्यु के बाद उनके जो वंशज थे उनके कोई लड़के नहीं थे, इसीलिए उनके जो लड़की के जो लड़का थे सिराजुद्दौला नाथ थे, वो सिंहासन पे बैठे थे 1756 में। और वो भी जो ब्रिटिश लोगों के ये जो दुर्ग बनाने के जो प्रक्रिया था और जो उन लोगों के व्यापार जो क्षमता थे उसको मिसयूज़ करने के जो तरीका था उसको रोकने के लिए वो उद्यमी हुए।
Robert Clive soon took charge of the company's force in Bengal and restored the company's earlier position and trade privilege by the treachery means। और रॉबर्ट क्लाइव बहुत जल्दी कंपनी के सारी जिम्मेदारी ले लिए बंगाल में और बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी से वो क्या किए, फिर दोबारा बंगाल में अपने प्रभाव प्रतिपत्ति जमा लिए थे व्यापार में। It is the struggle with the French. The English learned that there is no unity among the Indian rulers, so they could easily take advantage of their mutual quarrels and increase their power. So, with the help of rich resources of India, the English East India Company started their conquest India. बहुत जल्दी जब फ्रेंच लोगों के साथ लड़ाई हो रहा था, उसी समय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये समझ में आ गया कि भारतीय किसी भी राजा के अंदर किसी भी तरह का मित्रता का, दोस्ती का रिलेशन नहीं है। इसी के फ़ायदा उठा के वो लोग क्या किए थे, धीरे धीरे एक दूसरे से, एक राजा से दूसरे राजा को लड़ा के वो उसका फ़ायदा उठा के धीरे धीरे अपने पैर बहुत अच्छी तरह से इंडिया के अंदर जमा लिए थे। धीरे धीरे इंडिया को कब्जे में कर ले रहे थे और अपने जो जीत के प्रक्रिया है उसको वो लोग आगे बढ़ाते गए। मतलब एक राजा से दूसरे राजा को लड़ा के इंडिया को जीतने का जो क्रम है वो लोग उसको बरकरार रखे, क्योंकि उन लोगों को ये समझ में आ गया था कि इंडियन राजाओं के बीच कोई भी मित्रता का, दोस्ती का कोई संपर्क नहीं है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द बंगाल, वो लोग जो बंगाल को जीते थे, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। द मुगल एम्पायर फारूक शियर हैड परमिटेड द ब्रिटिश टू ट्रेड इन बंगाल विदाउट पेइंग एनी कस्टम ड्यूटी। फारूक शियर ब्रिटिश व्यापारियों को ये अनुमति दिए थे कि वो लोग बिना कस्टम ड्यूटी के, जो व्यापारिक गतिविधियों के लिए जो पैसा दिया जाता है ना, उसके बिना वो लोग व्यापार कर सकते हैं। दिस लेड टू एन एनॉर्मस लॉस रेवेन्यू ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल। दस सिचुएशन worsened because official of the company started their private trade on the side without paying any custom duty। ये हालत और ज़्यादा ख़राब हो गया जब सिर्फ कंपनी नहीं, उनके जो जान पहचान के लोग हैं, उनके जो ऑफिसर्स लोग हैं, वो लोग भी बिना पैसा देके अपने अपने व्यक्तिगत व्यापार शुरू कर दिए थे। और इससे एक बहुत हेवी नुकसान का सामना बंगाल के नवाब को करना पड़ रहा था, क्योंकि किसी भी तरह का उनको कस्टम ड्यूटी नहीं मिल रहा था। जो व्यापारिक गतिविधि होता है, व्यापार करने के लिए दूसरे देश में जाके जब कोई व्यापार करता है तब उसको एक टैक्स भरना पड़ता है, उसी को कस्टम ड्यूटी कहते हैं। तो ये टैक्स वो लोग नहीं दे रहे थे। और उधर क्या हुआ था, द क्लैश बिटवीन द ब्रिटिश एंड नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला बिगन व्हेन द नवाब फ्यूरियस एट ब्रिटिश ऑफ देयर ग्रॉस मिसयूज ऑफ पावर्स। सिराजुद्दौला बहुत ज़्यादा ब्रिटिश लोगों के ऊपर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के ऊपर गुस्सा हो जा रहे थे, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में जो क्षमता था उसका मिसयूज़ कर रहे थे, अपव्यवहार कर रहे थे। ही अटैक द इंग्लिश फैक्ट्री एट काशिम बाजार एंड कैप्चर द कंपनी ऑफिशियल एंड ब्लॉक इंग्लिश शिप। सिराजुद्दौला ब्रिटिश कंपनी को बार बार मना किए थे। ब्रिटिश कंपनी फोर्ट विलियम जो दुर्ग वो लोग बनाए थे उसका फिर दोबारा संस्करण कर रहे थे और अपने सैन्य शक्ति को भी बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहे थे। तो बहुत बार रोकने के बाद भी, आदेश देने के बाद भी ब्रिटिश शक्ति ये बात नहीं माने थे, वो लोग अपने काम को नहीं रोके थे। इसीलिए सिराजुद्दौला काशिम बाजार में उन लोगों के जो कुटी था उसको वो आक्रमण किए और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उस जगह पे फोर्ट विलियम में उन लोगों को अपने कब्जे में कर लिया और उन लोगों के जो जहाज़ था वो भी उसको ब्लॉक कर दिए थे और उन ऑफिसर्स को एक रूम में बंद भी कर दिए थे। देन द नवाब मार्च टू कैलकाटा एंड कैप्चर द कंपनीज फोर्ट विलियम। काशिम बाजार को आक्रमण करने के बाद वो सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम दुर्ग जो वो लोग बनाए थे उसको भी अपने कब्जे में ले लिए थे काशिम बाजार आक्रमण के बाद। और इस खबर को सुनने के बाद मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव On the hearing of the news of the fall of the Calcutta company's official in Madras sent forces under the command of Robert Clive। Robert Clive के निर्देश से मद्रास से सेना बाहिनी आए और जो कलकत्ता के जो कंपनी था उन लोगों को मदद किए। There was no opposition but a major war। The first open war between the British and the Nawab of Bengal took place at the Palashi 1757। ब्रिटिश लोग इसी के लिए इंतज़ार कर ही रहे थे कि किसी भी तरह मौका मिले और वो लोग बंगाल को अपने कब्जे में कर लिए थे। मद्रास से जब सेना आया तो ब्रिटिश जो कोलकाता के जो बाहिनी थे उन लोगों का शक्ति द्विगुना हो गया और वो लोग
एकदम सीधा लड़ाई सिराजुद्दौला के साथ लड़ना शुरू कर दिए थे। 1517 के वो लड़ाई था पलाशी के प्रांतर में। बंगाल के जो पलाशी है, पलाशी का एक मैदान है, उस मैदान में ब्रिटिश बाहिनी और सिराजुद्दौला के बाहिनी आमने सामने हुए। और जो भारत के इतिहास में इस लड़ाई का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि कहा जाता है इस लड़ाई के बाद ही धीरे धीरे बंगाल का जो क्षमता है या इंडिया का जो पावर था वो धीरे धीरे कम होता गया और धीरे धीरे इंडिया, बंगाल और धीरे धीरे उसके बाद पूरे इंडिया ब्रिटिश के पैर के नीचे आ गया। मतलब ब्रिटिश पूरे इंडिया को अपने कब्जे में करना शुरू कर दिए। मतलब पलाशी की लड़ाई से शुरुआत हुआ था, बक्सर की लड़ाई वो पूरा कर दिया था। उसके बाद धीरे धीरे ऐसा कोई शक्ति नहीं था ब्रिटिशों के सामने जो उसके अग्रगति को रोक सके, और धीरे धीरे पूरे इंडिया को ब्रिटिश क्या कर लिए थे, अपने कब्जे में कर लिए थे। तो पलाशी की लड़ाई इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पलाशी की लड़ाई में सिराजुद्दौला मारे गए थे और वो हार गए थे और वो मारे भी गए थे। और इस लड़ाई में उनका मतलब पराजित होने का सबसे मेन कारण था उनके जो मेन कमांडर्स था, सेनापति थे मीर जाफ़र, वो क्या किए थे, बेईमानी किए थे। मीर जाफ़र को ब्रिटिश लालच देकर अपने कब्जे में कर लिए थे कि तुम्हें बंगाल के राजा बना देंगे अगर वो ब्रिटिशों का साथ देंगे। और उस लालच में मीर जाफ़र ब्रिटिशों का साथ दिए और सिराजुद्दौला को लड़ाई में किसी भी तरह मदद नहीं किए और सिराजुद्दौला हार गए। तो पलासी की लड़ाई बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण लड़ाई है, हाँ, क्योंकि देखो द बैटल वॉज इमेंस हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, इसका एक अपार महत्व है भारत के इतिहास में। पेव्ड द वे ऑफ द ब्रिटिश मैजेस्ट्री ऑफ बंगाल एंड इवेंचुअली द होल इंडिया, ये एक रास्ता तैयार कर दिया था ब्रिटिश लोगों के लिए, बंगाल में तो ज़रूर और पूरे इंडिया के लिए भी। द ब्रिटिश मेड मेजर ग्रेन्स आफ्टर दिस बैटल, सम ऑफ देम लिस्टेड बिलो। ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट फ्री ट्रेडिंग राइट्स ऑफ बंगाल, इस लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एकदम फ्रीली ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। ब्रिटिश गॉट ज़मींदारी ऑफ 24 परगना के जो ज़मींदारी है वो उन लोगों को मिल गया था। द यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ बंगाल, मेंटेन ए लार्ज एंड वेल इक्विप्ड आर्मी, और ब्रिटिश क्या किए थे, बंगाल के जो भी संसाधन थे उसका इस्तेमाल करके वो एक बहुत बड़ा एक आर्मी बाहिनी वो गठन कर लिए थे। द ब्रिटिश ऑल्सो स्टार्टेड ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम बंगाल, और क्या कर रहे थे, बंगाल से ड्रेन ऑफ वेल्थ, संपत्ति का जो निष्कासन है वो कर रहे थे। बट द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंगली टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बंगाल्स एडमिनिस्ट्रेशन। इस लड़ाई में जीतने के बाद ब्रिटिश को बंगाल की ज़मींदारी तो मिल ही गया था, लेकिन वो लोग मीर जाफ़र को भी नाम के लिए राजा बना के, अपने हाथ के पापेट बना के, काठपुतली बना के सिंहासन पर बैठा दिए थे, लेकिन शासन व्यवस्था देखने का कोई भी जिम्मेदारी वो लोग नहीं लिए थे। सिर्फ वो लोग क्या करते थे, टैक्स अदाय करते थे और वो अपने व्यापार में लगाते थे और उससे वो लोग फ़ायदा लूटते थे। लेकिन बंगाल के जो भी व्यवस्था है उसको देखने के लिए किसी भी तरह की जिम्मेदारी वो लोग नहीं लेते थे। शासन व्यवस्था की कोई भी जिम्मेदारी उन लोगों के हाथ में उस तरह से नहीं था, सारे जिम्मेदारी नवाब को ही दे दिया गया था। सिर्फ जो टैक्स अदाय करने की जिम्मेदारी वो ब्रिटिश लोग अपने हाथ में रख लिए थे, ताकि वो लोग क्या कर सके, अर्थनैतिक रूप से बंगाल को शोषण कर सके। The English proclaimed Mir Jafar as the Nawab of Bengal and set out together the reverse. The new Nawab Mir Jafar paid a huge sum of money and compensation for the attack on the Calcutta to the British Company. In addition, he paid large sum of the gift and breviaries to the officers of the company. Thus, the Battle of Palassy boosted British prestige. The rich revenue of Bengal enabled them to organize a strong army. British जो कलकत्ता को आक्रमण करने के लिए मीर जाफ़र के पास से वो लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या लिए थे, पैसा लिए थे कंपनी, और बहुत ज़्यादा घूस भी लिए थे, बहुत गिफ्ट भी लिए थे, और वो लोग अपने जो शक्ति है उसको बढ़ा के वो लोग एक बहुत शक्तिशाली सेना बाहिनी भी गठन कर लिए थे।